नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई उम्मीद और नई किरण के साथ आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत हूँ कुछ नए प्रश्न लेकर। आशा करते हैं कि आज आप लोग इन प्रश्नों को बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। जी हाँ, यहाँ पर लिखा है कर लो परीक्षा मुट्ठी में। अगर आप ये देख रहे हैं सही है। इस प्रश्नों को हल करने के बाद लगभग मैं इतना नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 20% क्वेश्चन फंसते हैं सीटेट में। तो 15 में से 10 सही करके दिखाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपके कितने सही हुए हैं। तो आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि हम ये जान सकें कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं। फिर उसी हिसाब से हम अपनी रणनीति को बदलें या उसमें कुछ परिवर्तन करें, या फिर उसको उसी हिसाब से स्थिर रखें जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। जो हमारे जो है थोड़ा सा कमज़ोर फ्रेंड्स हैं, उनके लिए भी चिंता मत करिए। अगर आप लोगों का भी कम सही होगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि इससे ये पता चल पाएगा कि हम कोई नई वीडियो उससे रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड डाल सकें। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कमेंट आपका रहेगा। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए कहता हूँ क्योंकि आपको हमेशा एक नई वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको मिलती रहेगी। ठीक, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए, दूसरों का भी भला करिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर बोल रहा है कि दोपहर का भोजन, ठीक, मिड डे मील जो आप करवाते हैं बच्चों को, जो सरकार द्वारा लागू की गई योजना है मिड डे मील की, जिसको कहते हैं आप MDM। तो मिड डे मील योजना अर्थात दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। या फिर तीसरा ऑप्शन है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे या प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। तो इसमें से आपका क्या आंसर रहेगा? कमेंट जल्दी करिए। जी हाँ, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। अर्थात जब बच्चे जो है रुचि नहीं ले रहे हैं किसी पाठ में, अर्थात पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उनको जो है बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे दृश्य दिखाएंगे और अच्छे अच्छे श्रव्य, श्रव्य मतलब होता है जैसे साउंड्स, ठीक है। तो दृश्य और श्रव्य, वीडियो और साउंड, ऑडियो जिसे कहते हैं आप लोग, सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, जिससे बच्चों का ध्यान एक जगह एकाग्रचित हो सके। ठीक, और ये दृश्य श्रव्य किससे रिलेटेड होंगे? तो ये दृश्य श्रव्य भी पर्यावरण से ही रिलेटेड होंगे, अर्थात हम उनको पर्यावरण से रिलेटेड ही वीडियोस दिखाएंगे। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि होती है? वनोन्मूलन मतलब क्या होता है? अर्थात डिफॉरेस्टेशन जिसे कहते हो आप लोग, डिफॉरेस्टेशन, ठीक, जिसका वन कटाव जिसे कहते हैं, वन पेड़ जंगलों का काटा जाना, इसके फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैस संगठन के स्तर में वृद्धि होती है? तो नंबर ए ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप CO2 भी कहते हो, CO2, ठीक, ओजोन O3, ऑक्सीजन O2 और जलवाष्प। ठीक, तो जलवाष्प है, ऑक्सीजन है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जो वनोन्मूलन अर्थात जंगल की कटाई के टाइम उस संगठन के स्तर में उसकी वृद्धि होती है? तो बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, इसी तरह तैयारी करते रहिए एकदम लगन के साथ, आप लोगों का निश्चित आप लोगों को सफलता मिलेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका ए ऑप्शन सही है, ठीक, CO2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से दो ढेरियों में अलग अलग करती है। अर्थात एक ये देखिए, ये डस्टबिन है, डस्टबिन, और नंबर फर्स्ट डस्टबिन इसको अगर कह दिया जाए, और डस्टबिन सेकंड, ठीक।
तो डस्टबिन फर्स्ट और डस्टबिन सेकंड ये हो गया। तो रीना ने क्या किया कि एक डस्टबिन फर्स्ट रख ली और एक डस्टबिन सेकंड रख ली। तो क्या किया इसने, केले का छिलका, डस्टबिन फर्स्ट में क्या क्या है, केले का छिलका है, सब्जियों के छिलके हैं, सूखी पत्तियां हैं, अखबार है। अर्थात यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, तो सब्जियों के छिलके हैं, सूखी पत्तियां हैं और अखबार है और केले के छिलके हैं। यहाँ पर क्या क्या है, जैम की बोतल है, सॉस की बोतल है, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। ठीक, तो क्या है यहाँ पर कह रहा है रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। नंबर 1 घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा। नंबर बी दुर्गंध या दुर्गंध रहित है। नंबर सी अपघटित होने वाला, अपघटित नहीं होने वाला। पुनर्चक्रण किया जा सकता है, पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है। इसमें से बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं आप लोगों के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कई बार सीटेट ने पूछा है, तो प्लीज इसको ढंग से देखिए, ढंग से पढ़िए, तब उसके बाद ऑप्शन लगाइएगा। मैंने ऑप्शन आप लोगों के सामने रखे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अपघटित होने वाला और अपघटित नहीं होने वाला। अर्थात जैम की बोतल, सॉस की बोतल, टूथपेस्ट, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब और प्लास्टिक खिलौने, ये सब जो है आपके अपघटित नहीं होने वाले पदार्थ हैं, अर्थात नहीं अपघटित होने वाली वस्तुएं हैं, और ये अपघटित होती हैं। और इनका भी आजकल प्रयोग क्या हो रहा है, तो इनका प्रयोग खाद्य अर्थात खाद्य सामग्री, जो खाद आप लोग डालते हो पेड़ों में, ठीक है, खाद बनाने में इनका भी प्रयोग हो रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। ऑर्गेनिक खाद इसी से बनती है। ठीक, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला, किसकी बात कर रहा है, चिपको आंदोलन की बात कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, चिपको आंदोलन में किसको बल मिला, तो किसको बल मिला ये देखिए, बताइए जल्दी। नंबर ए ऑप्शन है ए के बनर्जी, नंबर बी ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, नंबर सी अमृता देवी बिश्नोई और नंबर डी मेधा पाटेकर। तो देखिए यहाँ पर आ जाते हैं जल्दी से। आप लोग सही आंसर दिए हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका बी सही है। ए के बनर्जी क्या है, एक पर्यावरणविद थे। ठीक है, पर्यावरणविद। ठीक, और ये आपको पता है चिपको आंदोलन से संबंधित है इनका, चिपको आंदोलन। और नंबर सी जो है अमृता देवी बिश्नोई, ये जो है 1730 में 1730 में जो है राजस्थान के खेजड़ी, ठीक, राजस्थान के खेजड़ी, ये सीधे सीधे पूछा गया क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं सीटेट के। आपको एकदम ध्यान से इसको देखना पड़ेगा और एनसीईआरटी को बेस बनाना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में, अगर कमेंट करेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ाई जाए, तो 101%, अगर 500 कमेंट मेरे पास 500 लाइक्स आ गए तो भी मैं एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक, तो फिर राजस्थान के खेजड़ी, ठीक है, तो खेजड़ी, राजस्थान के खेजड़ी में शुरू हुआ था 1730 में। अमृता देवी बिश्नोई ने शुरू किया था। अमृता देवी बिश्नोई, दरअसल ये हुआ था कि एक राजा ने जो है पेड़ों को काटने को कहा राजस्थान के खेजड़ी स्थान पर, तो अमृता देवी बिश्नोई और कई और गांव के लोग जो है को इकट्ठा करके वहां पर क्या किया, इन्होंने पेड़ों से चिपक गई। और क्या राजा ने किया ये कि अपने सैनिकों से उन सबको मार डालने के लिए कह दिया। तो उसमें अमृता देवी बिश्नोई भी शामिल थी, तभी से ये जो है आंदोलन चला। ठीक, फिर अब मेधा पाटेकर कौन है, मेधा पाटेकर आपकी नर्मदा बचाओ से हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। ठीक, ये हो गए आपके चारों ऑप्शन मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्शों को लीपा जाता है, क्यों। देखिए पहले आप लोग, जब हम लोग छोटे थे तो गाय के गोबरों से झोपड़ी की दीवारें, जो दीवार होती है, जैसे ये मान लीजिए ये दीवार है, या फिर फर्श मान लीजिए ये दीवार, या फर्श को भी, जो फर्श होती थी उसे भी गाय के गोबर से लीपा जाता था। उसको जो है अच्छे से
बहुत बेहतरीन ढंग से उसमें कारीगरी की जाती थी। क्यों किया जाता था? क्योंकि फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, या कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, या खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो देखिए, गाय की हर एक चीज हम लोग जानते हैं कि उपयोगी होती है, चाहे वो गौमूत्र हो, चाहे गाय का गोबर हो, हर एक चीज उसकी जो है हम लोगों के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर कीटों को दूर कर रखने के लिए, कीटों को दूर रखने के लिए लीपा जाता था, ठीक है, जिससे कीड़े ना आए। अब आगे चलते हैं, और इसी से जो है आजकल अब पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ठीक, तो पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से उद्देश्य नहीं है की बात कर रहा है। यहाँ पर नहीं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? नंबर ए ऑप्शन है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। नंबर बी ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। नंबर सी ऑप्शन है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। और नंबर डी ऑप्शन है बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। तो जल्दी बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपने पढ़ लिया है पूरी तरीके से कि यहाँ पर नहीं बोल रहा है, कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? तो यहाँ पर आंसर होगा ए, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन को कह रहा है कि ये उद्देश्य नहीं है। पहेलियां शामिल करने का क्यों, क्या उद्देश्य है? पहेलियां शामिल करने का ये उद्देश्य है कि बच्चे उसके बारे में सोचेंगे, चिंतन करेंगे और उत्सुकता का विकास होगा। बच्चे जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका आंसर हो सकता है, इसलिए पहेलियां होती हैं, जिससे बच्चों का दिमाग तेजी से चलेगा, बच्चों का विकास होगा, ठीक है। आलोचनात्मक चिंतन शक्ति, ये सब सही है एकदम, कि आलोचनात्मक शक्ति का विकास होगा, योग्यता और उत्सुकता का विकास होगा, बच्चों में तर्कणा शक्ति अर्थात कम्युनिकेशन स्किल का भी इसमें विकास होगा, ठीक है। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, ये इसका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है, पुरुष है, मेल है, जिसका रक्त समूह ओ है, ये ओ है, और ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, अर्थात ओ और ए, ठीक है। उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की कितनी संभावनाएं हैं? ए 25%, बी 75% और सी 50%, डी 100%। देखिए यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स, मेरे कुछ मित्र यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी इसमें दिक्कत होती है। तो देखिए ओ रक्त समूह वाला पुरुष है, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है, रुकिए 1 मिनट मिटा दूँ। हाँ, यहाँ पर ओ रक्त वाला ये मेल है, ठीक है। इसको चाहे इस तरह बनाइए, चाहे इस तरह बनाइए, ठीक है। तो क्या है, ये मेल है और यहाँ पर ये जो है ये फीमेल है। तो क्या होगा? तो इसकी संभावना 50% है, ठीक है। पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना 50% है। क्यों? क्योंकि अगर ओ और ए अर्थात अगर माता और पिता, ठीक है, माता और पिता, इसमें से अगर ओ और ओ होगा तो ओ होगी, संभव है, यहाँ पर संभव है और असंभव है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो असंभव उसमें क्या होगा, ए भी होगा, बी भी होगा और ए भी होगा। ये असंभव है कि ये एको होंगे, तो संभव क्या हो गया, ओ है। अगर कोई किसी के माता पिता जिसमें से माता का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का ए है, तो इसमें संभावना ओ और ए की है, बाकी बी और ए बी की नहीं है, ठीक। फिर अगर किसी के माता और पिता दोनों ए हैं तो भी यहाँ पर क्या होगा, ओ और ए, ठीक, उसमें भी ये नहीं होंगे। फिर अगर किसी के माता पिता ओ
और पिता बी ब्लड ग्रुप का है, तो उसमें बच्चे का जो रक्त समूह होगा, ब्लड ग्रुप होगा, वो क्या होगा, तो ओ और बी होगा। इस तरह करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, ए नहीं होगा और ए बी नहीं होगा। ठीक, इसी तरह एक और बता देता हूं मैं। अगर किसी के माता पिता ए और बी के हैं, ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप के, तो इसमें सारी संभावनाएं यहाँ पर आ जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी के माता और पिता दोनों ए, अर्थात माता ए ब्लड ग्रुप और पिता बी, या पिता ए और माता बी ब्लड ग्रुप, इसका उल्टा या इसका यही, ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। तो यहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टूटता तारा है, तो टूटता तारा क्या है? नंबर ए ऑप्शन है आपके पास, उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। एक समान गति से चलने वाला तारा है। एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। बिल्कुल हमारे जितने भी मित्र हैं सफल जरूर होंगे। मैं आप लोगों के लिए हमेशा मनोकामना करता रहूंगा, बिल्कुल सफल होंगे आप लोग। ये बस क्वेश्चन करते रहिए आप लोग, और आप लोगों को 101% सफलता मिलेगी। मैं लिख के रख दे सकता हूँ कि हाँ, आप लोग अगर अच्छे से क्वेश्चन करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो 101% सफल होंगे। असफलता से हमें निराश नहीं होना है किसी भी स्थिति में। ठीक, तो क्या होगा, टूटता तारा क्या है, अर्थात उल्का क्या है? तो यहाँ पर उल्का जो है, उल्काब है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। अर्थात यहाँ पर मैंने उल्का पढ़ाया है अभी, जो वीडियोस हैं ज्योग्राफी की वीडियोस, वहाँ पे आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, ज्योग्राफी का वो डालिएगा, उसमें उल्का पिंड, मेटेराइट्स, इस तरह करके एक वो आएगा ऑप्शन, और एक आई लिंक पर आपको मिल जाएगा। ऊपर आई लिंक आपके कैमरे में शो करेगी, उसमें आपको मिल जाएगा कि जो है ये होता क्या है, उल्का पिंड या उल्का। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को डीपली जानकारी मिल जाएगी, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वथन उबलना, ठीक है, क्वथन मतलब होता है उबलना, और वाष्पीकरण में अंतर क्या है? तो यहाँ पर पूछ रहा है क्वथन और वाष्पीकरण में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ क्वथन एंड वाष्पीकरण। तो फिर बताइए। क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं होता है। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण नहीं देखा जा सकता है। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं बदलती है। और वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं हो सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। तो इसमें जो है आपका, इसमें जो है डी ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन है कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, अर्थात कोई भी तापमान हो उसमें वाष्पीकरण हो सकता है। जैसे आप देखिए कि आप वो लेते हैं ग्लास एक लीजिए कांच का, और उसमें आप ठंडा पानी डाल दीजिए, तो किनारे किनारे उसके पानी की बूंदें आ जाती हैं। ठीक, पानी को गर्म करिए, पानी को जब आप गर्म करेंगे तो क्या होता है, तो भी जो है ऊपर साइड अगर ढक्कन रखें तो उसके ऊपर पानी की बूंदें हो जाती हैं। ठीक, तो वाष्पीकरण हर तापमान पर हो सकता है, किसी भी तापमान पर वाष्पीकरण हो सकता है, लेकिन क्वथन अर्थात उबलना हर एक तापमान पर नहीं हो सकता। क्या ठंडी में जो है क्वथन हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठंडी में पानी जमता है ना कि उबलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, एकदम शॉर्ट पॉइंट है कि ठंडी में पानी उबल नहीं सकता है, जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर आकलन में क्या शामिल होना चाहिए, ये बताइए। जी हाँ, मैं आप लोगों को जरूर से जरूर जो अभी नई पाठ्यक्रम आया है उसको जरूर पढ़ाऊंगा। इससे क्वेश्चन आप लोगों के ज़्यादा पूछे जाएंगे नई शिक्षा नीति 2020 से। ठीक है, तो मैं उसके भी क्वेश्चंस प्लस उसको थोड़ा सा डीपली समझा दूंगा।
तो यहाँ पर 26 क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो क्या शामिल होना चाहिए? नंबर ए ऑप्शन है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, अर्थात जो है हाफ ईयरली और ईयरली परीक्षाएं होनी चाहिए। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य देना चाहिए। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चे और अभिभावकों के साथ बांटना। प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर देखिए आपके थोड़ा सा ये वो है डिस्कशन करने योग्य है। यहाँ पर ए ऑप्शन और डी ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन और डी ऑप्शन बोथ आर राइट, बोथ राइट, ठीक है। तो यहाँ पर ए और डी, ए एंड डी ऑप्शन दोनों सही हैं। तो क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर आकलन में अर्धवार्षिक तथा वार्षिक के अंत में वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं होना श्रेयस्कर है। इसके अतिरिक्त ही प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना उनके लिए सर्वांगीण विकास, अर्थात इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, ठीक है। तो इसके ये जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, अर्थात कि जो एक प्रकार से नॉर्मल वाटर है, ठीक है, नॉर्मल वाटर, तो नॉर्मल वाटर में नींबू जो है एकदम डूब जाता है। इसको सामान्य भी कहते हैं, ठीक है, सामान्य पानी। तो सामान्य पानी में नींबू डूब जाता है और नमकीन साल्ट वाटर में या साल्टी वाटर जो भी कहते हैं आप लोग, तो साल्ट वाले अर्थात नमकीन पानी में तैरता रहता है। क्यों ऐसा होता है? ऑप्शन दीजिए। तो ऑप्शन आपके सामने है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। यहाँ पर पूरा घुमा फिरा के एक सही तो दूसरा गलत, दूसरा सही तो तीसरा गलत, तीसरा सही तो चौथा गलत, इस तरह करके उलट के आंसर दिए गए हैं। तो इसमें अगर आपने ढंग से नहीं देखा होगा, ऊपरी नज़रों से देखा होगा सिर्फ कि हाँ ये सही है, ये इस तरह पढ़ते चले गए, डीपली नहीं पढ़ा होगा, तो आप ये इस क्वेश्चन को जल्दी सही नहीं कर पाएंगे। और जो सही कर ले जाएंगे वो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, चिंता मत करिए। आप लोग भी, जो लोग नहीं कर पा रहे वो भी बेस्ट है पढ़ने में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यहाँ पर होगा नमकीन पानी का घनत्व, अर्थात साल्ट वाटर, जो साल्टी वाटर होता है उसका घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, ठीक है। तो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, ठीक। नमकीन वाटर अर्थात साल्ट इज ग्रेटर देन नॉर्मल, ठीक, अर्थात साल्ट वाटर का पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित, प्रिजर्व जिसे कहते हैं आप, ठीक है, यहां पर हो जाएगा परिरक्षित का मतलब होता है प्रिजर्व या सुरक्षित जिसे कह सकते हो, ठीक, या ताजा जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक प्रिजर्व किए जा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन 1, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे सामान रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। नंबर सी ऑप्शन है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। नंबर डी ऑप्शन है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। जल्दी आंसर कीजिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है कि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तो निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। निष्क्रिय का मतलब होता है उनकी जो कार्य क्षमता होती है वो कमजोर हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जांच की रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में से मलेरिया की पहचान होती है? आंसर क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा। रक्त की जांच द्वारा
किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? तो मलेरिया की पहचान किसकी उपस्थिति से होती है? आदमी के जब रक्त की जांच होती है तो उसमें जब किस चीज से पता चल जाता है कि मलेरिया उसको आदमी को है? तो यहाँ पर देखिए लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम के कारण, अर्थात लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी होता है जिसका नाम, मलेरिया परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मलेरिया के लिए कौन सा परजीवी जिम्मेदार है? तो प्लाज्मोडियम, ठीक। तो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की उपस्थिति से मलेरिया रोग की पहचान होती है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। जिसका संचरण कौन करता है ये बता दीजिए। इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि मलेरिया या डेंगू, कुछ भी बोलिए आप, मलेरिया लेकिन अलग है और डेंगू अलग है, तो लेकिन दोनों का संबंध लगभग एक ही है कि मलेरिया और डेंगू का संचरण माध्यम, ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार है, का संचरण कौन करता है? ठीक है, तो कौन करता है मलेरिया और डेंगू का संचरण? तो मलेरिया और डेंगू का संचरण मादा एनाफिलीज मच्छर करता है। मादा अर्थात फीमेल, ठीक है, फीमेल एनाफिलीज, एनाफिलीज मच्छर की जाति है वो करती है। ये जो है सामान्य मच्छरों से बड़ा होता है। मान लीजिए ये इस तरह करके, ठीक है, मुझे बनाना नहीं आता, थोड़ा सा समझ जाइएगा आप लोग। ये आ गया खून चूसने वाला ड्रैकुला। तो ये जो है इसके कारण होता है। ये मतलब सामान्य मच्छरों से बड़े होते हैं, बस इतना समझिएगा। और ये जो है कम ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, जैसे सिर्फ घुटने तक ही ये उड़ पाते हैं, उससे ऊपर ये नहीं उड़ पाते हैं। ठीक, आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। नंबर ए ऑप्शन है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान रखता है, उचित दिशा में ऊर्जा, बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ्य को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, और स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संचार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की कोई कक्षा है, ये इन्वायरमेंट की कक्षा है, उसमें अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, अवधारणाएं जो होती हैं उनको स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथनों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए आप कि कहानी और कविताओं का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। पर्यावरण की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कहानी अर्थात कविताओं और कहानी कथनों का प्रयोग करना स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। ठीक, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अध्ययन लोक को ज्वाइन किए रहिए। नई और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे आप तो आपको नई वीडियोस एकदम टाइम पर मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ जाकर वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और अपने कमेंट में जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए हैं उसको ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।